नमस्कार। आज की तारीख है 28 जनवरी 2026। आज का दिन भारत के लिए एक अजीब सा संगम लेकर आया है। एक तरफ एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत और राजनीतिक क्षति है, तो दूसरी तरफ भविष्य की ऊंची उड़ान भरने की तैयारी। आज जो खबरें हमारे सामने हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक देश के तौर पर हम एक ही समय में 3 अलग-अलग मोर्चों पर कैसे काम करते हैं। मतलब अचानक आए संकटों से निपटना, व्यवस्था के अंदर जो धीरे धीरे पनप रही चूक है उसे ठीक करना, और आने वाले दशकों के लिए एक बड़ा विजन तैयार करना। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम इसी फ्रेमवर्क में सारी घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से आई एक बहुत ही दुखद खबर से, जो एक अचानक आया संकट है। फिर हम बात करेंगे राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी घटना की जो हमारी व्यवस्था की खामियों की ओर कह सकते हैं इशारा करती है। और अंत में हम देखेंगे कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी जैसे फैसले भविष्य के किस विजन को दिखाते हैं। चलिए इन सब की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर से करते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का पुणे के बारामती में एक चार्टर्ड विमान हादसे में निधन हो गया है। ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। जी, ये घटना आज सुबह लगभग 8:45 के आसपास हुई। एक लियरजेट 45 विमान था जो मुंबई से बारामती के लिए उड़ा था और लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए उनके शुरुआती बयान के मुताबिक विमान में क्रू समेत 5 लोग थे और दुर्भाग्य से कोई भी नहीं बच पाया। अजीत पवार जी के साथ उनके एक निजी सुरक्षा अधिकारी और एक सहयोगी भी विमान में मौजूद थे। लेकिन हुआ क्या? मतलब शुरुआती जानकारी क्या कह रही है? क्या मौसम खराब था या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी? क्योंकि बारामती तो उनका अपना घर था, उनका गढ़ था। वहां की हवाई पट्टी से तो वो अच्छी तरह वाकिफ होंगे। देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा अब कह सकते हैं उलझ जाता है। अच्छा। डीजीसीए के अनुसार मौसम बिल्कुल साफ था, विजिबिलिटी भी लगभग 3 किलोमीटर थी और पायलट भी वो भी बहुत अनुभवी थे। उनके पास 16,500 घंटों से ज्यादा की उड़ान का अनुभव था। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि पहली कोशिश में पायलट को रनवे देखने में कुछ दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड किया। मतलब विमान को दोबारा लैंड कराने के लिए ऊपर ले गए। जी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी तरफ से कोई इमरजेंसी सिग्नल, कोई मेडे कॉल नहीं किया गया। एक मिनट। अगर पायलट अनुभवी था, मौसम भी साफ था और कोई इमरजेंसी कॉल तक नहीं की गई, तो फिर गड़बड़ी हुई कहाँ? विमान के बारे में कोई जानकारी है? उसे कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही थी? हाँ, और ये जानकारी इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर था VTSSK और इसे दिल्ली की कंपनी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट कर रही थी। अब चिंता की बात यह है कि इसी कंपनी का एक दूसरा लियरजेट 45XR विमान, जिसका नंबर VTDBL था, वो सितंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश में क्रैश लैंड हुआ था। क्या कह रहे हैं? मतलब उसी कंपनी का एक विमान पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है। तो फिर ये कंपनी अब तक ऑपरेट कैसे कर रही थी? डीजीसीए की तरफ से उस पहले हादसे के बाद कोई पाबंदी या कोई सख्त जांच नहीं हुई थी? ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही लगती है। यही सबसे बड़ा सवाल है जो अब उठ रहा है। उस 2023 के हादसे में गनीमत थी कि कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन एक ही कंपनी के 2 विमानों का इतने कम समय में हादसे का शिकार होना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। ये सीधे सीधे नागरिक उड्डयन रेगुलेटर यानी डीजीसीए की निगरानी प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या छोटी चार्टर कंपनियों के सुरक्षा ऑडिट में कोई प्रणालीगत खामी है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है? इस पर तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी बहुत तेजी से आ रही होंगी। जाहिर है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत देश के सभी बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अलग ही एंगल दे दिया है। उन्होंने सीधे सीधे किसी साजिश की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। तो ये बयान इस दुखद घटना को एक राजनीतिक रंग भी दे रहा है। अजीत पवार की अपनी राजनीतिक विरासत भी बहुत बड़ी थी। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद बहुत ऊंचा था। निश्चित रूप से वो महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उप मुख्यमंत्री थे। 6 बार वो इस पद पर रहे। उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी कभी छिपी नहीं थी। और विडंबना देखिए, बारामती, जो दशकों से पवार परिवार का एक अभेद्य किला रहा, जिसने उनके राजनीतिक करियर को बनाया और संवारा, वही उनके जीवन का अंतिम अध्याय बन गया। ये वाकई एक अचानक आया संकट है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। ये तो हुई एक अचानक आई आपदा की बात। लेकिन अब उस खतरे की बात करते हैं
जो धीरे धीरे सिस्टम में पनपता है और जिसे नजरअंदाज किए जाने के नतीजे भी उतने ही भयानक हो सकते हैं, जैसा कि हाल ही में राजस्थान के नागौर में देखने को मिला। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले वहां भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। जी, ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही चिंताजनक घटना थी। पुलिस ने एक खेत में छिपाकर रखी गई 187 बोरियों से लगभग 9,500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। 9,500 किलो। जी, और इसके साथ ही 9 कार्टन डेटोनेटर और बड़ी मात्रा में फ्यूज वार भी मिले। ये एक तरह से एक छोटा मोटा बम बनाने का पूरा कारखाना था। इस मामले में सुलेमान खान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 9,500 किलो अमोनियम नाइट्रेट, ये तो बहुत ही बड़ी मात्रा है। आरोपी का क्या कहना है, वो इसका क्या करने वाला था और पुलिस इसे किस नजरिए से देख रही है, खासकर गणतंत्र दिवस के ठीक पहले? देखिए, शुरुआती पूछताछ में तो आरोपी ने वही घिसा पिटा बहाना बनाया कि ये विस्फोटक अवैध खनन के लिए था, लेकिन पुलिस किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर रही है क्योंकि टाइमिंग बहुत संदिग्ध है ना? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट आतंकियों का, कह सकते हैं, पसंदीदा विस्फोटक रहा है। नवंबर 2025 में हुए दिल्ली लाल किला ब्लास्ट समेत देश में कई बड़े आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अच्छा, इस तरह के खतरनाक पदार्थ को रखने और लाने ले जाने को लेकर नियम तो बहुत सख्त होंगे। देखिए, नियम तो बहुत सख्त हैं। यहाँ वही बात आती है जो हमने शुरू में कही थी, व्यवस्था की चूक। अमोनियम नाइट्रेट को लेकर अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 बने हुए हैं। इन्हें पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी PESO रेगुलेट करता है। इसके लिए कड़े लाइसेंस लेने पड़ते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि एक लाइसेंस इसे बनाने के लिए, दूसरा इसे अपने पास रखने या स्टोर करने के लिए, और तीसरा इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। बिल्कुल, मतलब सुरक्षा की कई परतें हैं। कई परतें हैं। जी, लेकिन नागौर में इतनी बड़ी खेप का मिलना बताता है कि ये सारी सुरक्षा परतें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर टूट गई हैं। यह एक बड़ी सुरक्षा चूक की ओर इशारा करता है। ये उस तरह का खतरा है जो किसी विमान हादसे की तरह अचानक सामने नहीं आता, बल्कि सिस्टम के अंदर धीरे धीरे पनपता है और अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो एक बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। नियमों का टूटना एक बात है और नए नियमों का बनना और उन्हें लागू करना दूसरी। चलिए अब कुछ उन नए नियमों की बात करते हैं जिनका पालन हम सबको 1 जनवरी 2026 से करना पड़ रहा है, जो व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं। हाँ, इस साल की शुरुआत से कई बड़े वित्तीय और नीतिगत बदलाव हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है क्रेडिट स्कोर रिपोर्टिंग को लेकर। अब तक क्रेडिट ब्यूरो 15 दिनों में ग्राहकों का डेटा अपडेट करते थे, लेकिन अब उन्हें हर हफ्ते ये करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपनी EMI एक हफ्ता भी लेट करता है या समय पर चुका देता है, तो उसका असर उसके क्रेडिट स्कोर पर लगभग तुरंत दिखेगा। एकदम सही। इसका असर बहुत तेजी से दिखेगा, जो लोगों को और ज्यादा अनुशासित बनाएगा। इसके अलावा पैन आधार लिंकिंग अब लगभग हर बैंकिंग और सरकारी सेवा के लिए अनिवार्य हो गई है। मुझे लगता है हम सब ने आखिरी तारीख पर इसे लिंक करने के लिए थोड़ी मशक्कत जरूर की होगी। बिल्कुल, सरकारी कर्मचारियों और किसानों के लिए भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया है, तो अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ा इजाफा हो सकता है। वहीं किसानों के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अब PM किसान योजना का लाभ लेने के लिए एक यूनिक फार्मर ID को अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, ताकि गड़बड़ियों को रोका जा सके। हाँ जी, बिल्कुल। इन नियमों के अलावा हाल ही में गणतंत्र दिवस की थीम भी काफी चर्चा में रही, महिला नेत विकास यानी विमेन लेड डेवलपमेंट। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, सरकार इसे जमीन पर उतारने की कोशिश भी कर रही है। इस साल की परेड में पारंपरिक उद्योगों से जुड़ी महिला कारीगरों को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। सरकार की 2 योजनाएं इस दिशा में बहुत महत्वाकांक्षी हैं। एक है लखपति दीदी, जिसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की सालाना आय कम से कम 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य है, और दूसरी है नमो ड्रोन दीदी, जिसके तहत महिला SHGs को खेती के काम के लिए 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे। ये योजनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक आलोचनात्मक सवाल ये भी उठता है कि क्या लखपति दीदी या ड्रोन दीदी जैसे आकर्षक नाम महिलाओं को सशक्त बनाने की जो असल चुनौती है, उसे कुछ ज्यादा ही सरल नहीं बना देते? असली मुद्दा तो बाजार तक पहुंच, वित्तीय स्वतंत्रता और फैसले लेने की क्षमता का है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। असर तो दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। जैसे
जनधन योजना के 55% से ज्यादा खाते महिलाओं के नाम पर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों ने उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर किया है। लेकिन आपका सवाल अपनी जगह सही है कि क्या इन योजनाओं से महिलाओं को सिर्फ विजिबिलिटी मिल रही है या वास्तविक मूल्य भी? क्या उन्हें ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग के साथ साथ उसे एक स्थायी बिजनेस बनाने और बड़े बाजारों से जोड़ने में भी मदद की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम मतलब महिला आरक्षण कानून जमीन पर कब उतरेगा? ये सवाल भी इस विकास की कहानी का एक अहम हिस्सा है। और अब बात भविष्य की बड़ी योजनाओं की, यानी हमारे विजन की। भारत वैश्विक मंच पर बड़ी तैयारी कर रहा है और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी खबर आई है। हाँ, ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद को मिल गई है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये इन खेलों का 100वां संस्करण होगा। 100वां संस्करण? अच्छा। जी, ग्लासगो में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की आम सभा में इसके लिए सर्वसम्मति से वोटिंग हुई। नाइजीरिया का अबुजा शहर भी मेजबानी की दौड़ में था, लेकिन भारत की दावेदारी को प्राथमिकता दी गई। और इससे 2036 के समर ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये 2036 ओलंपिक्स की दावेदारी के लिए एक ड्रेस रिहर्सल की तरह है। इससे भारत को बड़े खेल आयोजनों के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन क्षमता दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ये एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है, जहां भारत खुद को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर के रूप में स्थापित करना चाहता है। 2030 और 2036 की तैयारी तो ठीक है, पर आज हमारे खिलाड़ी कहाँ खड़े हैं? क्या मौजूदा खेल परिदृश्य से कोई संकेत मिल रहे हैं? जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या चल रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि भविष्य की आकांक्षाओं को वर्तमान के प्रदर्शन से जोड़कर देखा जाए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज क्वार्टर फाइनल के नतीजे आए हैं। पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच ने लोरेंजो मुसेटी के मैच से रिटायर होने के बाद सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। महिला सिंगल्स में 2 बड़े उलटफेर हुए हैं। एलेना रायबाकिना ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक को हराया है। ओहो। और जेसिका पेगुला ने भी अमांडा अनिसिमोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अब सबकी नजरें युवा खिलाड़ी बेन शेल्टन और यानिक सिनर के बीच होने वाले मुकाबले पर टिकी हैं। ये नतीजे दिखाते हैं कि खेल की दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है और नई पीढ़ी लगातार चुनौती दे रही है। तो आज हमने देखा कि कैसे 28 जनवरी 2026 का दिन भारत के लिए कई तस्वीरें एक साथ लेकर आया। बारामती के हादसे ने हमें एक अचानक आए संकट का सामना कराया, तो नागौर की घटना ने व्यवस्था की सुस्त चूकों की याद दिलाई। वहीं नए नियम और 2030 के खेलों की तैयारी हमें भविष्य के विजन की ओर ले जाती है। जी, आज की इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत दिलचस्प सवाल उभरता है। एक तरफ बारामती जैसा अप्रत्याशित संकट है जिसके लिए तत्काल प्रतिक्रिया चाहिए। दूसरी तरफ अमोनियम नाइट्रेट के रेगुलेशन जैसी व्यवस्थागत खामी है जिस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। और फिर 2036 ओलंपिक्स जैसा एक दीर्घकालिक सपना है जिसके लिए दशकों की योजना लगती है। सवाल ही उठता है कि एक देश के तौर पर हम इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? हम ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि तात्कालिक संकटों से निपटने की हड़बड़ी में व्यवस्थागत सुधार पीछे न छूट जाएं और भविष्य के बड़े सपनों के शोर में जमीनी हकीकतें अनसुनी ना रह जाएं? ये सोचने वाली बात है।